अस्सलामुअलैकुम। तो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अलग अलग बच्चों के इंटरव्यूज़ लेंगे और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक कवर करेंगे, जैसा कि इंटर्नशिप और डिपार्टमेंट और इस तरह के रैंडम शुगल मेला भी लगाएंगे। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि बेसिकली इंटर्नशिप। आपने ये तो सुना होगा कि लोग एमएस के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन हम इंटर्नशिप के लिए भी बाहर जा सकते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है आसिम और अवैस। सबसे पहले आसिम, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। यार नाम तो आपने बता दिया। तो मेरा नाम आसिम गफ़ार है। मैं आपके ही बैच से सेशन 20 मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और अभी हमारा 7वां सेमेस्टर चल रहा है। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त हमारा 5th सेमेस्टर स्टार्ट था। तो 5th सेमेस्टर स्टार्ट था तो आपको तकरीबन 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद समर तक का टाइम लगता है एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो समर में हम गए थे। ओके। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैं मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ 2020 सेशन से। तो मैंने भी उस सेम 2020 सेशन से हूँ, तो आसिम के साथ ही अप्लाई किया था। तो मैं भी सिलेक्ट हुआ था माइटेक्स ग्लोबल इंक रिसर्च इंटर्नशिप में। तो इन दोनों बंदों के साथ मेरी 2 एफिलिएशंस है। आसिम जो है वो सरगोदा से है, तो मैं भी सरगोदा से हूँ। अवैस का नाम अवैस, मैं भी अवैस। तो अच्छा आसिम, सबसे पहले इस प्रोग्राम का नाम बताएं और बेसिकली है क्या ये? यार प्रोग्राम का नाम है माइटेक्स ग्लोबल इंक रिसर्च इंटर्नशिप। तो बेसिकली माइटेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा में जो रिसर्च एंड इनोवेशन पे काम कर रही है। तो ये काफ़ी फंडिंग करते हैं। उनके काफ़ी प्रोग्राम हैं, उनमें से एक प्रोग्राम है रिसर्च इंटर्नशिप बेस्ड। तो ये करते हैं क्या है कि हर साल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, अंडर ग्रेजुएट्स, उनको उठाते हैं, जो टॉप अंडर ग्रेजुएट्स फ्राम ओवर 17 कंट्रीज़। तो वो उनको उठाते हैं और वो कनाडा में लेके आते हैं 12 वीक्स की रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, ताकि उनको भी एक्सपोजर और वो जो काम करते हैं उससे उनको भी फ़ायदा हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, तो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? तो पहले मैं ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि माइटेक्स काम कैसे करता है, जो इसका रिसर्च वाला पार्ट है माइटेक्स का, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो ये काम इस तरह से कुछ करते हैं कि इंटर्न्स को ये कैसे करते हैं। ये पहले इसका स्टार्ट होता है कि स्टूडेंट के लिए जब खुलता है प्लेटफॉर्म अप्लाई करने के लिए, उससे पहले प्रोफेसर्स अप्लाई करते हैं। तो ऑल ओवर दी ये कनाडा यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कनाडा की, जो कि माइटेक्स के साथ एसोसिएट हैं। तो उनके डिफरेंट प्रोफेसर्स माइटेक्स में अब अपने प्रोजेक्ट्स देते हैं कि हम समर में स्टूडेंट्स को ये वाले प्रोजेक्ट्स करवाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर माइटेक्स उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद फिर स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन होता है और स्टूडेंट अपनी वहाँ पे आईडी बना के अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि आप 7 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। तो ये इसका थोड़ा सा सीन है। अच्छा आसिम, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कौन अप्लाई कर सकता है और इस तरह की चीज़? यार एलिजिबिलिटी में ये है कि मतलब फ़ील्ड्स तो काफ़ी डाइवर्स हैं। इंजीनियरिंग की कोई भी फ़ील्ड हो, बिज़नेस हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो सीन इसका ये है कि सबसे पहले तो आपका जो जीपीए है उसकी हर कंट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। हमारी कंट्री की मिनिमम 80% होना चाहिए, जो कि तकरीबन 3.2 बनते हैं। लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आपका 3.6 से ज़्यादा हो, क्योंकि बड़ा रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले जब माइटेक्स के पास एप्लीकेशन जाती हैं तो पहले वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं और वो शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन फिर प्रोफेसर्स के पास जाती हैं और वो दोबारा शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपका जीपीए जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड ये है कि आपका जो डिग्री है वो आपका 3rd ईयर हो, 2nd ईयर भी हो सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी ये है जब आप वापस आओ इंटर्नशिप करके तो आपके पास कुछ ना कुछ सेमेस्टर होने चाहिए, मिनिमम 1 सेमेस्टर आपका होना चाहिए जो आप वापस आके पूरा करो। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अक्सर ये इमेज बना हुआ है इन कंट्रीज़ का कि बच्चे जाएँ तो वहाँ गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। तो इसलिए ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने दोबारा वापस ज़रूर आना है। तो बेसिक ये चीज़ें हैं। ये मतलब आपके पास हो, आपका जीपीए अच्छा हो और आपका 2nd या 3rd ईयर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये आसिम ने बात की गायब होने की, तो आपका अवैस मूड क्या है गायब होने का? क्योंकि मैंने अवैस से बात की तो अवैस मुझे कह रहा था मेरा बिल्कुल आने का मूड नहीं है। अच्छा नहीं आने का, वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था तो दिल लग गया था। लेकिन गायब होने का मूड नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे जो गर्मी देखी ना तो फिर थोड़ा सा लगा कि शायद सोचा जा सकता था। अच्छा आसिम, इसके बारे में ये बताओ कि वीज़ा पॉलिसी वो क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह वो हासिल करते हैं? यार सबसे पहले तो एप्लीकेशन पार्ट से शुरू करते हैं ना। ये 21 सितंबर ही डेडलाइन होती है हर साल।
तो बेसिक प्रोसीजर तो इसका सिंपल ही है, एक आपको CV चाहिए, एक आप मिनिमम एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए अपना डिपार्टमेंट से, किसी भी आप प्रोफेसर से बनवा लो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में थोड़ा बता दो क्या होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये होता है कि आपने किसी भी प्रोफेसर के पास अगर आपने कोई कोर्स किया है अपना, आप उन्हें जाकर कहें कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपको एक लेटर बना के दे देंगे जिसमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि इस लड़के ने मेरे अंडर पढ़ा था, तो इसमें ये टीम वर्क और टेक्निकल स्किल से भी रिलेटेड इसके पास नॉलेज है, तो ये बेसिकली एक प्रोफेसर आपको रेफ़र करता है। इससे ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने कुछ किया हुआ है पहले। तो मैंने तो एक ही LOR अटैच किया था अपनी एप्लीकेशन के साथ, लेकिन मैक्सिमम 2 भी आप अटैच कर सकते हैं। तो हम LOR की बात कर रहे थे। LOR के बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी CV है। तो CV में आपको बिल्कुल ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं हुआ तो आप अप्लाई पता नहीं करें या ना करें, सिलेक्ट हो या ना हो, क्योंकि बेसिकली आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपका बिल्कुल 3rd ईयर चल रहा है अभी, तो आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपके कोई बहुत बड़े बड़े रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हों। आपने जो भी अपने कोर्सेज़ में, लैब्स में, ओपन एंडेड लैब्स या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की हैं, इस तरह के असाइनमेंट्स को आप प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में एक टाइटल के साथ थोड़ी सी उनकी डिटेल इस तरह आप डाल के एक CV बनाएं, ताकि जो अगला पढ़े उसे पता हो इसने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। क्योंकि उन्हें बेसिक चीज़ ये चाहिए, उन्हें ना एप्लीकेशन देख के ये लगना चाहिए स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, दैट्स इट। क्योंकि काम नहीं है तो उन्होंने करवाना है वो जाके, तो बस उन्हें ये चाहिए कि स्टूडेंट हार्ड वर्किंग हो। अच्छा, वैसे वहाँ जाके बेसिकली आप करते क्या हो, और आप जो आसिम की बातों में कुछ ऐड करना चाहो? तो हाँ, ऐड में ये करना चाहूँगा कि जब आप अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने के बाद आपकी जो है कि आप माइटेक्स आपकी ले लेता है CVs वगैरह, और सब जितने भी स्टूडेंट ने प्रोफेसर्स के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया होता है तो वो उन सबको इकट्ठा करता है। तो फिर मैचिंग होती है, मैचिंग के अंदर वो देखते हैं कि आपके लिए वो प्रोजेक्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद वो आपकी डिग्री से रिलेटेड होता है, आपकी डिग्री क्या है, आपने अप्लाई किन में किया। उसके बाद आपके वो आप जिनमें अप्लाई करते हैं आपके नाम जाते हैं लिस्ट प्रोफेसर्स के पास, लाइक जिस प्रोफेसर का जो प्रोजेक्ट है उसमें जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया वो सारे प्रोफेसर्स के पास जाएंगे। तो प्रोफेसर्स अब देखेंगे, उनका मुख्तलिफ प्रोफेसर्स का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है, सिलेक्टिंग क्राइटेरिया। तो उसमें आप ये कभी नहीं सोचोगे हमारा टॉप सी GPA नहीं है तो हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। नहीं, आप अप्लाई करो, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि किसी ने नहीं बताया हुआ, ना माइटेक्स बताता है ना प्रोफेसर बताते हैं कि उनका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या है। तो लाइक एक आपको सुन के शायद हैरत भी हो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत अहम चीज़ है। तो मेरा जाने से पहले लिंक्डइन कोई प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं था, आसिम का था। तो कुछ प्रोफेसर ये होते हैं, कुछ प्रोफेसर देखते हैं कि आपका लिंक्डइन कितना वेल डेवलप्ड है, आपने कितना उसको अच्छी तरह से बनाया हुआ है, उसके ऊपर काम किया हुआ है, तो वहाँ से आप उनको अंदाज़ा हो जाता है। कुछ प्रोफेसर इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, लाइक आसिम का जो प्रोफेसर है, आसिम बता रहा था कि उसने इस तरह से देखा कि लिंक्डइन आसिम का था कि नहीं, तो आसिम का लिंक्डइन वेल अपडेटेड था, तो उसने आसिम को सिलेक्ट किया, उसने ये बात बताई। तो मैंने अपने प्रोफेसर से, मेरा नहीं था लेकिन मेरे प्रोफेसर का, मुझे नहीं पता उसने क्या सिलेक्टिंग क्राइटेरिया था उसका, लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए और आपको नहीं पता कि आपका उसका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या है। तो जब आपको उसके बाद फिर जब प्रोफेसर आपको सिलेक्ट करते हैं, वो टॉप 3 या 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उसके पर उसमें, या उसका जो भी क्राइटेरिया, उसकी बेस पे वो ईमेल्स करता है ना स्टूडेंट्स को। कुछ प्रोफेसर्स करते हैं, कुछ नहीं भी करते, वो ईमेल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो तकरीबन आपका नवंबर के स्टार्ट में आपको अगर आप फर्स्ट फेज़ में सिलेक्ट हो रहे हैं तो नवंबर के स्टार्ट में ना आपको ईमेल आता है कि ये प्रोफेसर आपको ना, आपके साथ प्रोफेसर का ईमेल आता है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, तो टाइम वगैरह बताएं, या फिर वो आपसे डिस्कशन करना चाह रहा है। तो फिर प्रोफेसर आपके साथ इंटरव्यू करता है, तो वो आपसे पूछता है कुछ क्वेश्चंस, आप उसे बताते हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रोजेक्ट्स की, और आप कैसे परफॉर्म करेंगे, और आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके प्रोजेक्ट में पहले से। तो ये चीज़ होती है। तो अगर प्रोफेसर आपको सिलेक्ट कर लेता है तो फिर वो क्या बताता है आपको, कि कई दफ़ा नहीं भी बताता, कि तो वो आपको माइटेक्स से डायरेक्टली पता लगता है। तो फिर आपको तकरीबन दिसंबर के एंड तक आपको ये पता लग जाता है कि माइटेक्स की तरफ से कि आप सिलेक्ट हो गए हैं माइटेक्स में। तो जनवरी के स्टार्ट में और दिसंबर के एंड पे आपको पता लग जाता है। तो फिर वो आपको बताते हैं कि अब आपका अवार्ड लेटर आएगा। तो अवार्ड लेटर इज़ अ मेन थिंग। तो उसी की बेस पे आगे सब कुछ उसी की बेस पे चलना है, सारा वीज़ा प्रोसेस। तो उसकी बेस पे फिर आप अवार्ड लेटर आता है फरवरी में। तो हमारा आया था तकरीबन 13 या 14 डेट को। तो उसके बाद आप फिर उस अवार्ड लेटर की बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा आसिम, इसका वीज़े का क्या प्रोसेस है और स्टाइपेंड, तो इस पे आप भी थोड़ी डिटेल में बात कर ले फिर अब ऐसे।
यार वीज़े का तो बहुत इजी सीन है, क्योंकि आपके पास एक बार वो लेटर आ गया ना, ऑफिशियल ऑफर लेटर माइटेक्स की तरफ से, तो आगे बहुत आसान सीन है। आपने उनके जो IRCC पोर्टल है उस पर जाना है, आपने अकाउंट बनाना है, आपने उधर से ही अप्लाई करना है। तो उधर बेसिक आपको चीज़ चाहिए होती है, यहाँ पे इनकी एक पॉलिसी है 120 डेज़ रिसर्च एग्जाम्पशन फॉर वर्कर्स, वर्क परमिट की एग्जाम्पशन है, उन्हें वर्क परमिट नहीं चाहिए होता, तो आपने उस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना होता है। तो आपने मेन डॉक्यूमेंट आपका वही है, ऑफर लेटर, आपने वो अपलोड करना है। हमारा तो बहुत स्मूथ प्रोसेस था, एक दिन गए थे वहाँ जाके हमने बायोमेट्रिक्स की थी, और जब बायोमेट्रिक्स अप्रूव हुए थे तो हमें दोबारा कॉल आई थी, फिर हमने जाके अपना पासपोर्ट जमा कराया था, तो हमारा 2 हफ्ते के अंदर अंदर वीज़ा लग के आ गया था। वो बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है एक बार आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो स्टाइपेंड के बारे में क्या है, कैसे वो कवर स्टाइपेंड तो ज़रूरत से वीज़ा? काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अब उसमें आपका एयर फेयर भी आराम से कवर हो रहा है, उसके बाद आपको वो वहाँ पे वीकली देते हैं, आपका जो फूड एंड ग्रॉसरीज़ का है वो भी आपको वीकली तकरीबन $200 वीकली, हालांकि एक मंथ का $200 बहुत है। तो और बाकी जो आपकी रिहाइश है, अब हमारी बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ थी, तो हमारा ये सीन था तकरीबन $600-650 महीने का था, $21 पर नाइट तकरीबन, तो वो आपको $300 पर वीक देते हैं रिहाइश का। तो ये भी अब आपकी जो प्रोविंस है और आपकी जो यूनिवर्सिटी का एरिया उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप टोरंटो की यूनिवर्सिटी है वहाँ जाते हैं, टोरंटो काफ़ी महंगा एरिया है, वहाँ पे आपका 1000-1200 भी लग सकता है पर मंथ। लेकिन अगर आप क्यूबेक वाली साइड पे जाते हैं ओंटारियो से बाहर, तो वहाँ तो आपको $500 पर मंथ पे भी रेजिडेंस मिल जाती है। तो ये है कि आपका जो ज़रूरत से ज़्यादा आप बचा के लाते हो, मतलब आपको अपनी तरफ से नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, वैसे ही कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान टू कनाडा? तो एक चीज़ तो मैं कहना चाह रहा था कि एक आप वीडियो और बना सकते हो कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आप कैसे सर्वाइव करोगे कनाडा में, तो आपने वो क्या चीज़ें करनी है, जाना कैसे है, अकोमोडेशन वगैरह वो सारी चीज़ें, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस लाइक अभी 2-3 दिन रह गए हैं, तो एप्लीकेशन इस वक्त मेन थिंग है। तो एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था, तो फुल एक्साइटेड थे मैं भी और आसिम भी। जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी तो सुबह का नाश्ता नहीं किया गया हमसे, एक्साइटमेंट में हम एयरपोर्ट पहुँचे, तो एयरपोर्ट के बाद पाकिस्तान इमिग्रेशन वो हमारे पासपोर्ट्स को देख रहे हैं, ये कहाँ से लग गया कनाडा का वीज़ा आपको। तो उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी, काफ़ी लाइक लेंथी फ़्लाइट थी, 2 हमारे बीच में स्टेज थे, एक दुबई में था, दूसरा नीदरलैंड में था, तो एम्स्टर्डम के बाद फिर हम टोरंटो पहुँचे। फुल थके हुए थे, लेकिन टोरंटो भी उसके बाद जब टोरंटो को भी देखने की फुल एक्साइटमेंट थी, तो वो मिक्सर था, एक एक्साइटमेंट का और एक थकावट का, और आसिम की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद फिर एक अंकल थे जो कि उनके हम बहुत थैंकफुल भी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें पिक किया वहाँ से, फिर हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर वो हमने जो रेजिडेंस अपनी अरेंज की हुई थी वो हमें वहाँ छोड़ गया है। तो ये बहुत अमेजिंग था, और इसके ऊपर एक और वीडियो भी बन सकती है कि क्या कुछ किया कनाडा में, 3 महीने कैसे गुजरे, क्या क्या काम किए, तो इस पर बेहतरीन बनाई जा सकती हैं चीज़ें। तो अच्छा आसिम, आपने ये इंटर्नशिप तो कर ली, वैसे तो आपका CGPA अच्छा ही है आपकी जो लगी है, तो इसमें फर्दर MS के लिए भी कोई हेल्प मिल सकती है जाने में, तो इस बारे में? यार बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, उधर 2 तरह के MS हैं, एक सिंपल MSc है, एक MASc है। तो इनका डिफरेंस ये है, जो सिंपल मास्टर्स है वो कोर्स बेस्ड है, उसमें आपने कोर्सेज पढ़ने हैं, एंड पे कोई प्रोजेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर होता है। तो उसका ये सीन है, वो फंडेड नहीं होता, उसकी आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। और एक दूसरा मास्टर है, वो मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंसेज, वो थीसिस बेस्ड होता है, उसमें कोर्सेज कम होते हैं, आपके थीसिस से रिलेटेड 4-5 कोर्स साल के होते हैं, तो उसमें आपने थीसिस कंप्लीट करना होता है। अब ये जो थीसिस वाला मास्टर है, इसमें जो ज़्यादातर थीसिस की जो टाइटल होते हैं वो इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको अब वो प्रॉब्लम्स जो है इंडस्ट्रीज़ प्रोफेसर्स को भेजती हैं और साथ फंड्स भेजती हैं। तो अब ये वाला जो मास्टर है, इसका ये सीन है, वहाँ पे ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि पता है रिसर्च वर्क का सिर खपाई करनी पड़ती है। तो इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं रिसर्च के लिए, उन्हें जज किया जाए कि आया वो इस MASc के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो अगर तो आप अच्छा काम करते हो, प्रोफेसर को पसंद आ जाते हो, तो आपको प्रोफेसर ऑफ़र कर देगा आगे फर्दर मास्टर्स के लिए। अब कनाडा का एक सीन ये भी है कि यूरोप में तो एजुकेशन फ्री है, तो वहाँ पे जो जॉब मार्केट है काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है। तो कनाडा में एक 4 करोड़ आबादी है सिर्फ, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए महंगा कर दिया। वो अब एजुकेशन से भी कमा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे एज सच स्कॉलरशिप ढूंढ के जाना बहुत मुश्किल है। यही एक वाहिद तरीका है वहाँ जाने का कि आप किसी MASc प्रोग्राम में अप्लाई करें किसी प्रोफेसर को, और अगर वो आपको फंडिंग देता है तो आप जा सकते हैं। अच्छा, आप ये इंटर्नशिप पे तो हमारी अब काफ़ी बात होगी, तो तकरीबन हमने सारा कवर कर लिया, कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें करने वाली रह गई हो? एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दो के साथ, हमारे भी दोस्त हैं उनके साथ हुआ है कि आप प्रोटेक्टेड होता है एक, आपको जब वीज़ा लग जाता है ना तो आपने प्रोटेक्टेड लगवाना होता है, तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लगता है आपके वीज़ा के ऊपर, तो वो लगवा लें आप, तो वो बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि फिर एयरपोर्ट पे नहीं तो इमिग्रेशन आपके साथ मसला बना सकता है। तो बेहतरीन यही है कि आप वो लगवा लें प्रोटेक्टेड। अच्छा आसिम, थोड़ा बहुत अब मैकेनिकल के बारे में बता दो, एंडिंग रिमार्क्स। तो आपका मतलब 3 साल कैसा रहा? और अब एंड यार ख्वारी तो बहुत होती है, आपको भी पता ही होगा। काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता है खास तौर पर मिड के बाद, और अभी फाइनल ईयर में तो अभी से हमारा प्रोजेक्ट ज़िया साहब के साथ है तो उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। तो लेकिन ये ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जो हम कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं हमें लगता नहीं है कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और आपका इंटरेक्शन होता है ना, और आपको उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है, तो आपको समझ आती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ प्रोफेसर के अंडर जो मास्टर्स PhD के स्टूडेंट्स हैं ना वो भी जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो इतना नॉलेज था कि समझ आ रही थी वो क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से इट इज़ एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 21 सेशन के मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करें, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो UETians हैं वो काफ़ी लकी हैं कि UET है इसके अंदर। इंडिया की ओवर 700 यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं, तो वहाँ पे तो हर साल रश लगा होता है एप्लीकेशंस का। और इवन हमारी यूनिवर्सिटी में 12 से 15 इंडियंस थे सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में। ओवर 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रोग्राम की। तो पाकिस्तान में तो एप्लीकेशन भी बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान से एप्लीकेशन भी बहुत कम जाती है, और UET से ही 5 सेलेक्ट हो गए थे, और NUS से तो पिछले साल भी गए थे, इस साल भी काफ़ी गए, हमारे साथ भी एक था उधर। अच्छा वैसे मैकेट्रॉनिक्स तो यार पर्सनली मुझे इनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है लगता है, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं टेक्निकल। तो आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया थोड़ा, एंडिंग रिमार्क्स। हाँ, डिग्री सिलेक्ट की थी पहले तो मैकेट्रॉनिक्स, शुरू में तो सबको यही लगता है कि ये क्या नाम है, तो मैकेट्रॉनिक्स फिर मुझे बहुत अच्छी लगी मैकेट्रॉनिक्स। लेकिन कोई भी फील्ड मुझे नहीं लगता कोई बुरा होता है, बस आपको थोड़ा सूट कर जाना चाहिए और आप उसमें थोड़ा काम कर लें, तो फील्ड तो बुरा नहीं होता। लेकिन मैकेट्रॉनिक्स ज़बरदस्त है, दिल के करीब है और मज़ा भी आ रहा है। अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट होगी साल के बाद और बेहतरीन। तो चलो यार इसी पे अब हम एंड करते हैं। तो बहुत शुक्रिया अवैस, आसिम। तो उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी और आपको इस वीडियो देख के कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।